गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम चीन के कैन व्यवस्थापिका पर बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका। आज हम उनमें से एक चीन की केंद्रीय व्यवस्थापिका पर चर्चा करेंगे कि हमने चीन के संविधान को, चीन में किस तरीके संविधान में परिवर्तन हुए, संशोधन हुए, संविधान पूरा का पूरा बदल दिया। 1911 और 12 में डॉक्टर सुन्यत सेन और ने 1911 ईस्वी में एक क्रांति करके मांचू वंश का अंत किया। फिर 12 में एक संविधान लागू करा। 1925 में सुन्यात सेन की मृत्यु हो गई। उसके बाद माओ सेतुंग आए। उन्होंने 1949 में एक साम्यवादी क्रांति करी। किसान और मजदूर को, गांव के किसान और मजदूर को लामबंद कर उनको विश्वास दिलाकर उनके हक की लड़ाई लड़ी और क्रांति सफल हुई। और फिर कहीं जाकर 1949 में साम्यवादी राज्य की स्थापना हुई। इसके बाद 1954 ईस्वी में किस तरीके से उन्होंने एक संविधान की रचना करी और जो चलता रहा। लेकिन 1975 में उन्होंने फिर संविधान को बदलना सोचा और लेकिन 76 में माओ सेतुंग की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद संविधान में फिर परिवर्तन होता है। हुआ नाम के व्यक्ति ने 1978 ईस्वी में संविधान बदला, जो केवल 4 वर्ष तक चला। और इसके बाद 1982 में डेंग नाम के व्यक्ति ने, जो संविधान विशेषज्ञ था, वहाँ का नेता था, उसने संविधान को परिवर्तित किया। जो आज वर्तमान में संविधान है वह डेंग के द्वारा बना हुआ ही संविधान चल रहा है, जो 1982 में लागू हुआ। 138 अनुच्छेद 4 भागों में समाहित हैं। हमने पिछली कक्षाओं में इसमें बात कर ली है कि वहाँ का संविधान एकात्मक है, एक दलीय है और एक सदनात्मक है, समाजवादी राज्य है और केंद्रीय व्यवस्थापिका, केंद्रीय सैनिक आयोग आदि हमने बात कर ली। आज हमने पिछली सभी कक्षाओं में चीन के संविधान की बिंदुवार बहुत गंभीरतापूर्वक बात करी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वे एक समाजवादी राज्य होने के बाद भी वहाँ की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। और 1978 ईस्वी में वहाँ पर उदारीकरण आया और उसके बाद वहाँ की जीडीपी और वहाँ का उत्पादन बढ़कर 90 गुना बढ़ गया। और हमारे यहाँ 1991 में मनमोहन सिंह के द्वारा आया था, जब से हम विकसित और विकासशील और दिन पे दिन तरक्की करते चले जा रहे हैं। इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि पूंजीवाद, उदारीकरण और एलपीजी, उदारीकरण, वैश्वीकरण का किस तरीके से आज महत्व है। अब हम बात न करते हुए आज हम चीन के केंद्रीय व्यवस्था पर बात करते हैं। अगले वीडियो में हम कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे और उसके बाद न्यायपालिका की बात करेंगे। तो चीन की केंद्रीय व्यवस्थापिका पर देखते हैं एक नज़र। चीन में जो संसद है उसी का नाम राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की चीन की संसद है, जो एक सदनात्मक है, एक ही सदन है वहाँ पर। जैसे हमारे यहाँ पर हम संसद में राज्यसभा, लोकसभा, आप अमेरिका की कांग्रेस में जाएंगे तो रिप्रेजेंटेटिव्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और लॉर्ड्स हाउस, सीनेट, ये चीज़ देखने को मिलती हैं ब्रिटेन में और फ्रांस में भी। तो ये वहाँ पर सब में 2 सदन हैं। लेकिन चीन की जो जनवादी कांग्रेस या संसद है उसमें एक सदन है। अब संविधान द्वारा राज्य की शक्ति सर्वोच्च है। संविधान द्वारा राज्य की शक्ति का जो सर्वोच्च अंग है वो संसद है, यानी राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस ही है। इसके प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने प्रतिनिधि होते हैं, प्रांतों के प्रतिनिधि होते हैं जिसे हम पार्षद बोलते हैं, जो महामंत्री का कार्य करते हैं। स्वायत्तशासी क्षेत्रों से भी आते हैं, केंद्रीय सरकार की तलीय नगर पालिकाओं से भी आते हैं। और ये बड़ा अनूठा है कि वहाँ सैन्य बलों से भी इसके सदस्य चुने जाते हैं और इसके अंदर हैं। इस तरीके से लगभग यहाँ पर 3000 से अधिक सदस्य हैं लगभग। तो अपने यहाँ जैसे कि 250 अधिकतम राज्यसभा में और 545 अधिकतम लोकसभा में सदस्य हैं, लेकिन वहाँ पर 3000 से अधिक सदस्य देखे जाते हैं। अब
इसकी एक स्थायी समिति होती है, स्टैंडिंग कमेटी होती है, इसकी अनुपस्थिति में इसका कार्य करती है स्टैंडिंग कमेटी। यानी अगर जनवादी कांग्रेस नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में स्टैंडिंग कमेटी उसका कार्य करती है। और स्थायी समिति संसद का कार्यकाल पूरा होने पर 2 महीने पूर्व भी नए चुनाव कराती है। यदि किसी कारणवश रुक जाता है तो 1 साल के लिए चुनाव रुक जाता है, 1 साल के लिए उसे हम बढ़ा देते हैं। लेकिन 1 साल बहाली हो जाने के बाद हाँ 1 साल के अंदर अंदर उसे चुनाव कर नई सरकार का उदय करना होता है। स्थायी समिति संसद का कार्यकाल पूरा होने के बाद 2 महीने पूर्व नए चुनाव कराती है और कुछ विशेष दशा में इससे हो सकता है। संसद का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए और विशेष कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, परंतु बहाली होने के बाद 1 वर्ष के अंदर चुनाव कराया जा सकता है। ये बात हमने कर ली। और वर्ष में 1 सत्र अधिवेशन अब होना आवश्यक है। विशेष दशा में असाधारण अधिवेशन बुलाया जा सकता है और जो भी अधिवेशन बुलाया जाएगा उसके लिए 1/5 यानी कि 20% सदस्यों की उपस्थिति 1/5 सदस्यों की मांग करने पर ही अधिवेशन सत्र बुलाया जा सकता है। अपना सत्र शुरू होने से पूर्व संसद अपना एक अध्यक्ष चुनती है। इस तरीके से हमने वहाँ की केंद्रीय व्यवस्था का गठन कैसे होता है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उसको देखा। अब उसकी कार्यशक्ति पर हम प्रकाश डालते हैं। कार्यशक्ति में जैसे कि सबसे पहले आप जानते हैं कि व्यवस्था का कार्य क्या होता है, विधि निर्माण करना, कानून में संशोधन करना, संविधान में संशोधन करना। तो वही है कानून, सबसे पहले संविधान में संशोधन करना कार्य है। दूसरा कानून बनाना, दीवानी फौजदारी अन्य अपराधों को रोकने हेतु ये कानून बनाती है। कुछ कानून निरस्त भी कर सकती है और नए सिरे से सज़ा कम ज़्यादा भी कर सकती है। बजट पास करती है और क्रियान्वयन पर रिपोर्ट और तथा विचार विमर्श करती है। इस तरीके से बजट में भी इसका रोल है। युद्ध व शांति के मामलों में भी इसका निर्णय बहुत जरूरी है होना। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय सैनिक आयोग, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, सर्वोच्च लोक न्यायालय के अध्यक्ष और जितने भी आयोग हैं वहाँ पर उनके अध्यक्ष, राज्य पार्षदों, राज्य परिषद, महासचिव, महालेखा जोखा, निरतक परीक्षक, इन सब का निर्वाचन यही करती है। प्रांतों के स्वायत्त क्षेत्र तथा केंद्र सरकार के तले नगरपालिकाओं की स्थापना की स्वीकृति यही देती है। इसमें संसद अपने बिल को समूचे सदन के पूर्ण बहुमत से पास करती है, लेकिन संशोधन के लिए 2/3 बहुमत से पास कर सकती है। 2018 में शी जिनपिंग आजीवन भर वहाँ के राष्ट्रपति रहेंगे। वो 2/3 बहुमत से ही पास हुआ और अब जब तक शी जिनपिंग जीवित रहेंगे तब तक वे राष्ट्रपति पद पर आसीन रहेंगे। इस तरीके से हमने केंद्रीय व्यवस्थापिका को समझा चीन की। अब अगला जो हमारा होगा स्थायी समिति, स्टैंडिंग कमेटी का क्या कार्य है, किस तरीके से स्टैंडिंग कमेटी नियम अपनी दखल देती है और किस तरीके से व्यवस्थापिका उसको केंद्रीय व्यवस्थापिका उसमें निरस्त या हटा सकती है। इस पर अगली वीडियो में बात करेंगे। आप छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से एक एक पॉइंट समझते हुए चलिए। धन्यवाद। और ऑनलाइन सभी बच्चे आते रहें। धन्यवाद।